और क्लाइमेट चेंज का असर हिमाचल प्रदेश में स्थित तमाम ग्लेशियर उससे निकल रही नदियों पर कितना पड़ रहा है, इसे लेकर हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के वैज्ञानिक पिछले 3 दशक से शोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन केंद्र के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर एस रंधावा ने क्लाइमेट चेंज पर खास जानकारी दी है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स के घटने पर चिंतन और मंथन चल रहा है। वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है। कई सारी रिसर्च जो हैं वो इस क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स पर की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो देश के लिहाज से हिमाचल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स के मद्देनज़र रखते हुए। पिछले कुछ सालों से लगातार हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ पर ग्लेशियर्स आते हैं, बेसिन्स हैं, वहाँ पर स्टडी साइंटिस्ट कर रहे हैं। उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एस रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्लाइमेट सेंटर जो है वो आपका और आपके बाकी के वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार हिमाचल प्रदेश के तमाम जितने भी बेसिन्स हैं वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इस वक्त लेटेस्ट स्टेटस की अगर बात करें तो जो ग्लेशियर्स हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं उनका स्टेटस है क्या? क्या वो घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है क्या पूरी जानकारी? देखिए, हम लोग ग्लेशियर्स के ऊपर पिछले मोर देन 3 डिकेड्स काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो घटने का जो क्रम है जिसका आप कह रहे हैं कि घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो मोस्टली जो हमने देखा कि ग्लेशियर्स में रिट्रीटिंग ट्रेंड तो है, ठीक है, कि मेल्टिंग हो रही है। कुछ ज़्यादा मेल्ट होते हैं, कुछ कम होते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं, जैसे ओरिएंटेशन है, उनका स्लोप कितना है, वो किस फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, उस बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जो हमने एक स्टडी करी थी जो 2001 और 2016-17 के बीच में बेसिन वाइज हमने जो स्टडी करी थी, उसमें हमने ग्लेशियर्स को 2 भागों में बांटा था। एक तो क्लीन ग्लेशियर हैं जिनके ऊपर कोई डेब्री कवर नहीं है, मतलब दे आर टोटली एक्सपोज्ड है, ठीक है, एक्सपोज टू सोलर रेडिएशंस। दूसरा जो जिनके ऊपर डेब्रिस कवर होता है, पहले वो डेब्रिस होता है ऊपर, उसके नीचे वो आइस होती है। तो इनको हमने देखा कि जो चिनाब बेसिन है उसमें जो क्लीन ग्लेशियर है वो करीब 2001 और 16-17 के बीच में करीब 3.51% जो है उनका एरिया लॉस जो हुआ है ग्लेशियर्स का हुआ है, जो कि बिल्कुल क्लीन है, एक्सपोज्ड है टू सोलर रेडिएशंस। परंतु जो डेब्री वाले ग्लेशियर हैं उनका करीब 1.20% के करीब जो है वो 15-16 साल में एरिया उनका कम हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल स्पेशियल एक्सटेंट। उसी तरह ब्यास की अगर हम बात करें, ब्यास बेसिन में इनका जो एरिया कम हुआ है वो 5.15 जो कि क्लीन ग्लेशियर है, और जो डेब्री वाले ग्लेशियर है उनका करीब 1.88 जो है, यानी कि कुल मिला के करीब 7% जो है ग्लेशियर का एरिया जो है 2001 और 2017 के बीच में कम हुआ है ब्यास बेसिन में। 5 या 6% जो है वो ऑन एन एवरेज जो है सभी बेसिन में जो है वो ग्लेशियर एरिया जो है वो कम हुआ है 2001 और 2017 के बीच में। इन सभी बेसिन में, हिमाचल में जितने भी बेसिन्स पड़ते हैं, चाहे ब्यास है, चाहे चिनाब है, चाहे रावी है, चाहे बास्पा और स्पीति बेसिन है सतलुज बेसिन के। तो ये अगर आप देखें तो जैसे ये लिस्ट 4 का सैटेलाइट डाटा है, स्पीति बेसिन है, इसमें 2 लाइनें आपको दिखेंगी, एक रेड लाइन दिख रही है और एक जो है वो आपको येलो लाइन दिख रही है। रेड लाइन जो है वो 2006 की है और येलो लाइन जो है 2016 की है। तो अगर आप यहाँ पे ये देखें, सपोज करो ये ग्लेशियर है कोई जिसका 2006 में एरिया 2.37 था और 2016 में 2.29, मतलब 0.08 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया उसका करीब 10 साल में जो है वो कम हो गया है। तो ये जो लिस्ट 4 का डाटा है इसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि ग्लेशियर का ऐसा फील्ड है जिसको आप कन्वेंशनल मेथड से नहीं जा सकते। हर ग्लेशियर पे नहीं जा सकते काम करने, कोई भी नहीं जा सकता है, ठीक है, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या कोई और एजेंसी है। तो इस करके हमारे को सैटेलाइट के माध्यम से ही इसकी मैपिंग करनी पड़ती है, उनका स्टेटस मॉनिटर करना पड़ता है। तो जो लिस्ट 4 डाटा है वो एक अच्छा टूल है हमारे पास सैटेलाइट डाटा का, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई हमारे ग्लेशियर जो है वो कितना कितना कम हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई अलार्मिंग आपको मैसेज देते हैं या किस तरीके से इसका रिएक्शन जो है वो हम देखने को मिल सकता है? नहीं, अलार्मिंग तो हम नहीं कहेंगे कि अलार्म, क्योंकि अभी तो बहुत ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है। ये हमको मान लेना चाहिए
कि जो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि लास्ट ईयर जो मार्च में हमारे एकदम अब्रप्ट राइज हुई थी टेम्परेचर्स में 2022 और 21 के बीच में करीब 5-5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया था। जैसे अगर हम हमारे जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, केलोंग है, डलहौजी है, रिकोंगपी है, जो हमने इनको डाटा को प्लॉट करके देखा था, तो मार्च और अप्रैल में पिछले साल से 2021 और 22 के बीच में करीब 5% जो है वो टेम्परेचर जो है बढ़ गए थे, जिसका इफेक्ट जो है वो हमारे स्नो कवर एरिया के ऊपर पड़ा था। जो सर्दियों में बर्फ़ पड़ी थी वो जल्दी फास्ट मेल्टिंग हो गई थी और जो एरिया जो है वो वेकेट हो गए थे। सर, एक और सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से इन सारे के सारे माउंटेन्स की अगर बात करें जो स्नो कैप्ड रहते हैं, वहाँ पर लेक्स फॉर्म हो रही हैं, इसका एक्चुअल जो काउंटिंग्स हैं वो कितनी हैं? आर्टिफिशियल लेक्स की लाइफ कितनी रहती है? क्या इन लेक से कोई बेनिफिट भी लिया जा सकता है? उस पर जो है सरकार से आपकी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, हमारी तो नहीं बातचीत चल रही, पर जैसे अभी हमने लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस करी थी यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही, तो उसमें लेक्स जैसे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट ग्लेशियर्स के ऊपर पड़ता है। ग्लेशियर मेल्ट करते हैं तो आगे लेक्स बनती हैं, ठीक है। तो इस तरह की हम अगर जैसे बड़ी बड़ी लेक्स हैं, अगर उनमें वहाँ पे कितना पोटेंशियल है उन लेक्स का, तो उसमें कुछ एक स्टडीज़ की जा सकती हैं। जैसे जो IISc बेंगलोर के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे अगर हाइडल पोटेंशियल उनका देखा जाए तो उस तरह का अध्ययन कर सकते हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। परंतु फिलहाल तो अभी हमारे को जो लेक्स बन रही हैं उनको हम डिजास्टर पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं कि ये जैसे अभी उत्तराखंड में हुआ था, 2014 में हुआ था, फिर उसके बाद अभी जैसे जोशीमठ में तो वो नहीं था, परंतु जैसे 2-3 साल पहले जो वहाँ पे एक हाइडल प्रोजेक्ट वहाँ पे भी हुआ था। तो उस तरह से हम डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनिटरिंग कर रहे हैं जितनी भी लेक्स हैं चाहे, परंतु ये देखा कि जो छोटी लेक्स हैं वो ज़्यादा बन रही हैं। तो उसका मतलब वो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट है कि छोटी लेक्स बनना मतलब इस इंडिकेटर की वो क्लाइमेट की वजह से जैसे ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं तो छोटी छोटी लेक्स जो है वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बिगर लेक्स। तो अगर कुल मिला के अगर हम हिमाचल की बात करें तो अलग अलग बेसिन्स में जैसे बड़ी लेक्स हैं, जैसे चिनाब बेसिन में सबसे बड़ी लेक है जैसे गिपांग गात ग्लेशियर लेक है, उसका एरिया करीब 100 हेक्टेयर के करीब उसका एरिया है। उसी तरह समुद्री टापू के आगे ग्लेशियर लेक है। तो ऐसी ऐसी लेक्स को हम सारी को मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो सतलुज बेसिन है या ब्यास है। हर साल हम अप्रैल से लेके अक्टूबर तक इनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि उनका एरिया घट रहा है या बढ़ रहा है। और फिर जैसे पारचू लेक है, तो जो कि ऑल्दो इट इज़ नॉट ए ग्लेशियर लेक बट इट इज़ ए लैंडस्लाइड लेक, परंतु उसका भी हम मॉनिटर करते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से ये दोबारा तो नहीं कहीं बन रही है, क्योंकि अगर दोबारा बनती है तो जो स्नोफेड लेक है ये, तो वहाँ पे फिर वो उसी तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो ये सारी इसको हम क्लोज वॉच रखते हैं इन सारी चीज़ों को थ्रू सैटेलाइट डाटा। सरकार से कोई अभी लेटेस्ट स्टडी का कार्यक्रम आपका चल रहा है? अगर हिमाचल प्रदेश के इन अलग अलग जोन की अगर बात करें, कोई ऐसा अपडेट? नहीं, हम तो हमारा रेगुलर रूटीन काम है हमारा काम करने का ये, और जैसे ही कोई जैसे अभी अप्रैल शुरू हो जाएगा, आने वाले टाइम में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो हमारी मेजर थ्रेट वाली लेक्स हैं, चाहे वो पारचुई है या कोई और, वो हम उसकी हर महीने उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और सरकार को उसकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को या कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स को उसकी हम जानकारी देते रहते हैं। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह।